हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार कुछ समय पहले एक संसदीय समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी की वर्तमान न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया है। इसके पक्ष में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में लागू न्यूनतम आयु सीमा का उदाहरण देते हुए युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक पर्व में अवसर देने की बात कही गई है। यह पक्ष अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसकी ज़मीनी सफलता के लिए क्या हमारी पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता होना जरूरी नहीं है? सही है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य प्रजातांत्रिक देशों के आधार पर ही भारत में इन चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को संविधान में नहीं समाहित किया था। विचारणीय प्रसंग है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में साक्षरता दर जब 100% है, तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है, जबकि अपने देश की साक्षरता दर वर्तमान में 76% के आसपास ही है। तो स्थिति स्पष्ट है कि शेष 24% निरक्षर लोगों का विभिन्न चुनावी जंग में भाग लेने के द्वार खुले हुए हैं। कुछ माह पहले 2-3 राज्यों में मंत्री जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उनके शपथ पत्र के शब्दों की उच्चारण में त्रुटि दिखाई दे रही थी। क्या संसदीय समिति इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना सुझाव संसद को नहीं दे सकती? विशेषकर राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के लिए कुछ निर्वाचित सदस्य जब मंत्री की जिम्मेदारी से लैस होते हैं, उन्हें न्यूनतम स्नातक की डिग्री भी हासिल नहीं है, तो वे अपने विभागीय कार्यों के संचालन में कितनी दक्षता प्राप्त करते होंगे? यह बुनियादी सवाल है। हरियाणा सरकार ने पंचायत समिति के चुनाव अभ्यर्थी के लिए 8वीं पास और जिला परिषद चुनाव के लिए 10वीं पास होने की अर्हता तय कर दी है। साक्ष्य यह भी है कि भाजपा ने राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद 2017 में हरियाणा की तरह शर्तों को लागू किया था, लेकिन कांग्रेस की
सरकार बनते ही इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। कोई अच्छा कानून अगर पूर्व में नहीं लागू किया गया तो कोई कारण नहीं है कि उसे कभी लागू ही न किया जाए। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम मैट्रिक पास होना जब अनिवार्य है तो कानून निर्माता के रूप में देश के जन प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं होना अफसोसजनक है। इतने गंभीर और संवेदनशील विषय पर 75 वर्षों से जारी संसदीय चुप्पी और लोक परामर्श की निष्क्रियता के कारण यह सवाल भावी संतति के लिए विचारणीय है कि आखिर कब तक हम अमृतम तु विद्या की संजीवनी के बिना लथपथ लोकतंत्र के राही बने रहेंगे। यह संदेश उनके लिए अधिक मंथन के योग्य है जो स्वतंत्रता के पावन अमृतकाल में समावेशी विकास का व्रत और संकल्प ग्रहण कर भारत को वैश्विक मंच पर आरूढ़ करने का दावा करते हैं। ऐसे मसले पर आज तक किसी भी केंद्र सरकार ने न तो कभी विमर्श के लिए राजनीतिक दलों की बैठक की और न किसी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया जो स्पष्ट करता है कि सैकड़ों मतभेद के बाद भी संसद और विधानमंडल के सदस्य अपने हित के मामले में एक हो जाते हैं, जबकि जरा भी उन्हें प्रतीत हो कि अमुक मामले में कुछ नुकसान की भावना है तो वे चुप्पी ओढ़ लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का माप भोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अगस्त में 6.8% बढ़ गया जो जुलाई के 7.4% से कम है, लेकिन यह भारतीय रिजर्व बैंक की सहनशीलता सीमा की 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर है। थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा मापी गई थोक कीमतों में अगस्त में 0.5% की गिरावट आई, जो संकुचन का लगातार 5वां महीना है। जहां तक मुद्रास्फीति के आंकड़ों का सवाल है, एकमात्र समस्या खाद्यान्न, अनाज, दाल की मूर्छी पर है, क्योंकि उनके लिए मुद्रास्फीति पहले से ही उच्च स्तर पर है। व्यावहारिक रूप से यह सरकार के वित्त महकमे के लिए एक व्यावसायिक चुनौती है, जिसे चुनावी वर्ष में किसानों के गुस्से को भड़काए बिना कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। लेकिन भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा RBI को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करेगा। निजी पूंजीगत व्यय के अनुदार के शुरुआती
चरण को देखते हुए एक राजकोषीय हस्तक्षेप फलदायी सिद्ध हो सकता है।